ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उसके प्रिंसिपल्स के बिना समझना इज इक्वल टू अ पर्सन ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम बुक्स विच डज नॉट फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऊप को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल कवर इट्स प्रिंसिपल्स इन दिस वीडियो। Object oriented programming is a computer programming model that directs users to focus around data and objects other than functions and logic. An object can be defined as a data field that has unique attributes and behavior. ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए डेवलप किया गया है, विच इज़ डन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So let's dive into its principle. Principles of object-oriented programming are: first, data abstraction; second, encapsulation; third, inheritance; fourth, polymorphism. Data abstraction is the act of representing the essential features without knowing the background details. इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब तुम कार ड्राइव करते हो या फिर बाइक को, तो जब तुम्हें एक्सेलरेट करना होता है तो तुम बस एक्सेलेटर यूज़ करके अपना काम कर लेते हो। इसी तरह जब गाड़ी को स्लो करना हो या गियर चेंज करना हो तो तुम ब्रेक या क्लच का यूज़ करके अपना काम कर लेते हो। तुम ये सारे जो टास्क है वो बिना गाड़ी के इंटरनल वर्किंग डिटेल्स जाने बगैर ही करते हो। तुम इसका थोड़ा इंटरनल वर्किंग्स को समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम्हें एक्सेलरेट करना होता है तो इंजन में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होता है, साथ ही इसको कंबस्ट करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस का भी ज़रूरत होता है, तब जाकर ये कंबस्ट हो पाएगा, जिसके वजह से ज़्यादा फायर पावर प्रोड्यूस होगा, जो इन रिटर्न इंजन के सिलेंडर्स को ज़्यादा स्पीड से पंप करेगा, विच विल प्रोड्यूस मोर पावर, जिसके वजह से व्हील के एक्सेस को ज़्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा, तब जाकर व्हीकल स्पीड मूव करेगा। अब तुम सोचो कि अगर तुम्हें ड्राइव करने वक्त इतने सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता तो ड्राइविंग कितना मुश्किल हो जाता और तुम्हारा फोकस रोड से हटकर गाड़ी की तरफ चला जाएगा, विच कैन कॉज एक्सीडेंट। तो इस फीचर को यूज़ करके अनवांटेड डिटेल्स यूज़र के लिए हाइड कर देते हैं और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही इसके सामने रखते हैं। तो इसको समझने और इम्प्लीमेंट करना यूज़र के लिए आसान हो जाता है और इसी प्रोसेस को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। पर ये प्रोग्रामिंग में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसे हम आगे के प्रिंसिपल से समझते हैं। इनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ यूनिट दैट कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यहाँ पर रैप का लिटरल मीनिंग यूज हुआ है, यानी कि पैक करना। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि डेटा और फंक्शंस को ग्रुप कर दिया जाता है, जिससे बाहर का कोई भी प्रोग्राम या एंटिटी अंदर के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सके। एग्जाम्पल के लिए, हर कंपनी, जैसे कि मान लो व्हाट्सएप है, बाहर का कोई भी कंपनी या एजेंसी उसके कंपनी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए उनको व्हाट्सएप कंपनी का रूल्स फॉलो करते हुए परमिशन लेना होगा, यानी कि डेटा खरीदना होगा, तब जाकर वो उसे यूज़ कर पाएगा। यस, कंपनी सेल अ डेटा फॉर देयर ओन प्रॉफिट। इट्स अ सैड रियलिटी। इसीलिए जावा में इंटरनल डेटा को प्राइवेसी देने के लिए इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है, ताकि कोई अनवांटेड यूज़र या प्रोग्राम इसको चेंज या रिमूव ना कर दे, एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रोग्राम। अब ये इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्लासेस इन जावा, यानी कि फंक्शंस और डेटा को रैप करने वाला रैपर को क्लास कहते हैं। इनकैप्सुलेशन की मदद से हम डेटा हाइडिंग, डेटा इंटीग्रिटी, कोड रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको अब कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्लास और फंक्शन के टॉपिक में इन डेप्थ में कवर होगा, क्योंकि इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इसको आगे के वीडियोस में कवर करेंगे व्हेन वी स्टार्ट कोडिंग। इनहेरिटेंस, प्रोग्रामिंग करने टाइम तुमने पहले बहुत सारा कोड लिखा हुआ होता है और हो सकता है कि अब जो तुम कोड लिख रहे हो उसमें पुराना कोड्स यूज़ आ जाए। तो अब टाइम बचाने के लिए तुम क्या करोगे, उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। पर अब तुम्हारा करंट कोड में पुराने कोड्स भी हैं, जिसके वजह से कोड का लेंथ बढ़ गया है।
तो जावा इसी कॉपी के फीचर को स्मार्टली हैंडल करता है और बिना कोड कॉपी पेस्ट किए तुम बस इसे बता दोगे कि एक पर्टिकुलर जावा फाइल में ये कोड्स एक्सेस करके ये काम कर लो, तो वो इसे स्मार्टली कर लेता है। और इसमें बस 2 या 4 लाइंस का कोड लगता है जो तुम्हारे कॉपी पेस्ट से भी आसान है, और इससे तुम कोड रीयूजेबिलिटी भी करते हो और तुम्हारे कोड का लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहता है। Inheritance in Java is a mechanism in which one class acquires all or some of the properties and behaviors of a parent class. It is an important part of OOP. The idea behind inheritance in Java is that you can create new classes that are built upon existing classes, allowing code reusability. Example के लिए, अगर तुम चाय बना रहे हो और थोड़ी देर बाद तुम्हें खीर बनाना है, तो तुम वही मिल्क और शुगर यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। हर बार तुम नए डिश के लिए नया इंग्रेडिएंट्स नहीं लाते हो जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए या फिर तुम्हारे पास ना हो। तुम बाज़ार तभी जाते हो जब वो चीज़ तुम्हारे पास ना हो। इसी तरह तुम्हारे करंट या पास्ट के प्रोग्राम फ्यूचर में यूज़फुल हो तो तुम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो इनहेरिटेंस की मदद से, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाता है। जिस तरह तुम अपने किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स को बार बार यूज़ करके रिवाइज करते हो, उसी तरह इनहेरिटेंस भी काम करता है। इसका एक और एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड का ले लो। चाइल्ड में कुछ ना कुछ फीचर पेरेंट से मिलता है जिसे वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट से। साथ ही में उसका अपना भी यूनिक फीचर्स होता है जो उसे अपने पेरेंट से डिफरेंट बनाता है। तो ऐसे ही जो क्लास किसी दूसरे क्लास के फीचर को यूज़ करे उसे चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर टारगेट क्लास कहते हैं। और जो क्लास अपने फीचर्स दूसरे को यूज़ करने दे उसे पेरेंट क्लास या बेस क्लास या फिर सुपर क्लास कहते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इतने सारे टर्म्स क्यों लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने सारे के सारे टर्म्स को मेंशन कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम्स या इंटरव्यू में सिर्फ एक ही मेंशन रहता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक फादर एक मेन की क्लास को इनहेरिट कर रहा है और एक चाइल्ड अपने फादर की क्लास को। सो दिस गिव्स अस मोर इंसाइट अबाउट हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स इन रियल लाइफ। इनहेरिटेंस विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म इज़ इनकम्प्लीट। तो इसीलिए अब पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इसका लिटरल मीनिंग होता है हैविंग मैनी फॉर्म। यूजिंग अ सिंगल फंक्शन टू कैरी आउट मल्टीपल टास्क इज डिफाइंड एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसके एग्जाम्पल में एक पर्सन को ले लो जो एक हस्बैंड भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का फादर भी है और कहीं का एम्प्लॉय भी हो सकता है। यानी कि एक ही आदमी अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करता है। एक और एग्जाम्पल तुम अपने मोबाइल का ले सकते हो कि एक ही डिवाइस से तुम वॉइस कॉल, मैसेजिंग या वीडियो कॉल भी कर सकते हो, साथ ही इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही डिवाइस का मल्टीपल यूज़ केस। इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अलाउज ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली ऑन देयर स्पेसिफिक क्लास टाइप। जिस तरह एक नोटबुक में तुम अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स लिख सकते हो, यहाँ तक कि तुम डिफरेंट लैंग्वेज भी एक ही नोटबुक में यूज़ कर सकते हो। साथ ही इसके पेपर के साथ तुम प्लेन्स या बोट या बॉल बना सकते हो। उसी तरह एक ही फंक्शन से अलग अलग काम लेने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इस एग्जाम्पल में एनिमल क्लास के साउंड फीचर को 2 अलग अलग क्लास इनहेरिट करते हैं और दोनों ही अलग अलग वे में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी साउंड तो बर्ड्स भी निकालती है और कैट्स भी, पर दोनों का आवाज़ अलग होता है और जो उनको एक दूसरे से अलग बनाता है। सेम साउंड फीचर को एनिमल के क्लास से इनहेरिट करके अपने अंदाज में यूज़ करने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये तब अचीव किया जाता है जब तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, यानी जब तुम्हारा कोड ट्रांसलेट हो रहा होता है मशीन कोड में, तब ये टेक प्लेस करता है और ये फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव किया जाता है।
फंक्शन ओवरलोडिंग को फंक्शंस के साथ में कवर किया जाएगा, सो हैव पेशेंस। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये तब अचीव किया जाता है जब तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है या फिर रन कर रहा हो। इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मेथड डिस्पैच बिकॉज विच मेथड gets to execute gets decided on the spot during execution of the program। ये मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू होता है और मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स के साथ कवर किया जाएगा। Now we have taken another step closer to programming, and if you still don't know that do we even require it in the first place, then do watch this video and your doubt will be over। या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो ये वीडियो चेक करो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड द नीडी। और अभी हम पूरा का पूरा जावा को कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड डू यूज द नोट्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन।